सिंप्लीफाइड साइंस के इस चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th का 9th चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, बल और गति के नियम। इस वीडियो के अंतर्गत हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वे रहेंगे फोर्स, बल, इफेक्ट ऑफ फोर्स, बल के प्रभाव, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस, संतुलित और असंतुलित बल और गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट। अब चलिए हम करते हैं बल। अब ये जो बल का टॉपिक कि आपने पिछली क्लासेस में भी किया है कि बल होता क्या है, तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें कि बल क्या है, इट इज अ पुश और पुल विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द शेप, पोजीशन एंड द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। बल एक धक्का एवं खिंचाव है जो किसी वस्तु की आकृति, उसकी स्थिति एवं अवस्था में परिवर्तन लाए एवं लाने का प्रयास करे, उसे बल कहते हैं। अब मान लीजिए आप इस डेफिनेशन की हम बात करें, आपने किसी चीज को दबाया, उसकी शेप बदल गई, उसकी पोजीशन बदल गई, लेकिन अगर आप दीवार को आप जोर लगा रहे हो, बल लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, इसका मतलब उसमें परिवर्तन तो नहीं है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप उसमें परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम ये बोल सकते हैं इट इज अ पुश और अ पुल। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। इन डायग्राम में जो मेन टारगेट क्या है कि ये जो आपके पास बड़ा सा जो बॉक्स है, इस बॉक्स को शिफ्ट करना है। तो इस पर्सन के लिए यही फोर्स पुल हो गया और इसी पर्सन के लिए यही जो हमारी एक्टिविटी रहेगी वो पुश की एक्टिविटी रहेगी। अब इसी में अगर हम इसके और एग्जांपल्स लें कि क्या क्या कर सकता है, इट चेंजेस द शेप। अब इस स्प्रिंग की अगर हम बात करते हैं कि अगर हमने इस स्प्रिंग को स्ट्रेच किया तो इसके जो साइज होगा वो इलोंगेट हो जाएगा। इससे ऑपोजिट अगर हम रबर लेते हैं, इरेजर लेते हैं, उसको हम प्रेस करते हैं, हमारे पास स्पॉन्ज है, उसको हम प्रेस करते हैं तो हमारा कंपैक्ट हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। अब ये आपका एग्जांपल बॉल का है। तो बॉल को हमने क्या किया, दोनों तरफ से फोर्सेस लगाई। यहां पर हम दोनों तरफ से उसको पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं, और यहां से हम बॉल को दोनों हैंड से उसको पुश कर रहे हैं, बीच में इसको दबा रहे हैं। तो फोर्स क्या करेगी, शेप में चेंज कर देगी। देन अवस्था में परिवर्तन। अब स्टेट, अब ये देखिए अब आपके सामने एक एनिमेशन आ रही है। अब ये देखिए कि यहां पर फोर्स लगी और फोर्स लगाने पे ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट था, जो ट्रॉली थी, इसकी पोजीशन चेंज होगी। आप दोबारा देखिए, फोर्स लगाई, आगे मूवमेंट हुई। सेम इज दिस। अब ये आपके पास एक कोई प्लेयर है, हॉकी स्टिक, किसके आगे बॉल है। अगर इसको हिट करती है तो हिट करने से बॉल में मोशन आ जाती है। इट मीन्स इट इज चेंजिंग द स्टेट। तो इसका मतलब फोर्स क्या कर सकती है, स्टेट भी चेंज कर सकती है। इसके अलावा फोर्स डायरेक्शन में भी चेंज आ सकता है। शेप तो बदलेगी, उसके स्टेट बदल गया, डायरेक्शन बदल सकती है, स्पीड कम ज़्यादा भी हो सकती है। अब यहाँ पे रेस्ट से मोशन में लेके आए। अब ये देखिए, फ्रॉम मोशन टू द रेस्ट। अब ये अलग अलग प्लेयर्स हैं हमारे पास। ये फुटबॉल में गोलकीपर बॉल को रोक रहा है, यहाँ पर हॉकी में ये ड्रिबलिंग कर रहा है, तो इसमें डायरेक्शन भी चेंज होगी बॉल की। और यहाँ पे हमारे पास जो क्रिकेट के ग्राउंड में फील्डर बॉल को पकड़ रहा है तो स्टॉप कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे स्टेट ऑफ मोशन टू रेस्ट। तो इन सभी केसेस में कुछ ना कुछ फोर्स लगती है। अब नाउ नेक्स्ट है हमारे पास कि बैलेंस फोर्सेस और अनबैलेंस फोर्सेस क्या है। पहले हम सिंपल डेफिनेशन कर लेते हैं, उसके बाद इसकी एक थोड़ा सा वीडियो आपको शो किया जाएगा। अब बैलेंस, जैसे कि नाम बता रहा है, ये होता है संतुलित। बैलेंस फोर्सेस डू नॉट कॉज चेंज इन मोशन। बी रिमेंबर, यहाँ पर चेंज इन मोशन की बात कर रहे हैं
कि वो ऑलरेडी मोशन में अगर ऑब्जेक्ट है तो उसमें चेंज नहीं करेगा। बैलेंस फोर्स की हम बात कर रहे हैं। ओके, देन दे आर इक्वल इन साइज एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। इक्वल इन साइज, वी कैन से इक्वल इन मैग्नीट्यूड, उनका जो परिमाण है वो बराबर रहेगा लेकिन ऑपोजिट रहेगा। अब ये हमारे पास टग ऑफ वॉर है, दोनों तरफ से फोर्सेस लग रही हैं तो बैलेंस आ गई। यहाँ पर दोनों इक्वल है तो बैलेंस फोर्सेस आ गई। तो संतुलित बल क्या होगा हमारे पास? ये परिमाण में बराबर एवं दिशा में विपरीत होते हैं। ये गति में परिवर्तन उत्पन्न नहीं करते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में ऑलरेडी है, हम उसमें चेंज नहीं कर रहे। अभी यहाँ देखिए, टग ऑफ वॉर में पीछे एग्जाम्पल था। अब ये आपने शायद कहीं ना कहीं कभी ना कभी रोड साइड पे ये एक्टिविटी जरूर देखी होगी कि अगर ये इसके ऊपर रोप के ऊपर मोशन करते हैं तो ये पोल क्यों लिया होता है? दिस पोल इज टेकन टू मेंटेन द बैलेंस। मतलब कि जब ये इसको सेंटर में रखेंगे, जिसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारी सेंटर में रहेगी और ये दोनों तरफ से जो फोर्सेस वो बराबर रहेंगी, जिसके कारण इस जो गर्ल है इसका बैलेंस इस रूप के ऊपर बना रहेगा। तो कहीं ना कहीं इसमें भी एक बैलेंस फोर्स का कहीं ना कहीं रोल इंपॉर्टेंट जरूर है। देन तो अगर हम इसकी बात करें कि अनबैलेंस, इससे उल्टा हो गया। अब वहां पर दोनों इक्वल थी, यहां पर ओपोजिंग फोर्सेस हैं बट दे आर अनइक्वल। अब जब अनइक्वल होगा तो इट मींस इट causes the change in the motion। अब ये देखिए डायग्राम में तो बहुत क्लियर सा कि एक तरफ से 3 लोग हैं, एक तरफ से अकेले हैं, तो ऑब्वियसली अब यहाँ पे अगर इनकी ताकत ज़्यादा है तो ये अनबैलेंस फोर्स होगी। तो कहीं ना कहीं अनबैलेंस फोर्स का एक एग्जाम्पल है। देन अब इसी तरह से हम हिंदी में बात करें, असंतुलित बल क्या होता है? किसी वस्तु पर असमान परिमाण में विपरीत दिशा में लगने वाले बल को असंतुलित बल कहते हैं। इसके कारण गति में परिवर्तन उत्पन्न होता है। अब देखिए, बेशक यहाँ पे पर्सन हमारे पास दोनों साइड बराबर हैं, 2 है, लेकिन अगर हम फोर्सेस की बात करते हैं, यहाँ 500 न्यूटन है और 450 न्यूटन है। इसका मतलब यहाँ पर जो फोर्स लग रही है वो कम है, यहाँ पर जो फोर्स पुलिंग की फोर्स इन 2 के द्वारा वो ज्यादा है। 500 इज ग्रेटर देन 450। इसका मतलब अगर मोशन होगा तो इन लोगों का मोशन इस तरफ होगा। अब चलिए इसके लिए एक छोटी सी हम वीडियो देखते हैं इसके लिए। अब ये इसके लिए आपके लिए वीडियो यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। अब ये देखिए, ये आपके पास सेंटर में है और दोनों तरफ से हमारी फोर्सेस इक्वल लग रही है। तो ऑब्वियसली जब तक बैलेंस फोर्सेस हैं ये दोनों अपनी पोजीशन में रहेंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमारा कहीं ना कहीं पर इस तरह से फोर्स ज्यादा लग गई। अभी जो रेड लाइन, ये जो आपका स्कार्फ था वो सेंटर पॉइंट से आगे मूव कर गया। इसका मतलब देयर इज अ अनबैलेंस फोर्स। अब फाइनली क्या होगा? फाइनली इसमें क्या किया कि जब इन्होंने रोप को छोड़ दिया तो ये जो पर्सन थे वो नीचे गिर गए। सो इट मीन्स हियर द चेंज इन द मोशन इट इज मेनली ड्यू टू अनबैलेंस्ड फोर्सेस। चलिए हम अपने द्वारा पे आते हैं। अब ये आपकी बुक में दिया हुआ है कि ये 2 स्टूडेंट्स एक बड़े बॉक्स को नहीं हिला पा रहे हैं। सो इट मीन्स में पॉसिबल कि जो फोर्स लगा रहे हैं इनकी अप्लाइड फोर्स, इस फोर्स से अब यहाँ पे 2 तरह की फोर्सेस होंगी। वन इट इज ड्यू टू द फ्रिक्शन एंड वन इट इज ड्यू टू द वेट ऑफ द बॉक्स। तो इसका लिए डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही। सेकेंड केसेस में भी अब इन्होंने और अप्लाई की फोर्स, तब भी मूवमेंट नहीं है। इसका मतलब स्टिल अभी वो उसके इक्वल आ रहे हैं। अब लास्ट में देखिए, यहाँ पे हमारे पास ये जो फोर्स है, दिस इज द फोर्स, इसका जो साइज है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इसके मैग्नीट्यूड से इंक्रीज हो गया, ज्यादा हो गया। अब ये दिस इज डायरेक्शन ऑफ द मोशन। इसका मतलब हमारे पास अनबैलेंस फोर्सेस होनी चाहिए, तभी ये मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा। अब यहाँ पे अनबैलेंस फोर्सेस क्या हुई? द फोर्सेस अप्लाइड बाय दीज 2 पर्सन टू डिस्प्लेस दिस ऑब्जेक्ट। तो इसकी जो फोर्स की होगी किसके कारण होगी? वन, इट इज ड्यू टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसका जो अपना भार है,
और दूसरा जो फ्रिक्शन जो लगेगा, घर्षण लगेगा, इन दोनों को जोड़ दिया जाए, और अगर इन दोनों बलों को जोड़ दिया जाए और इनके द्वारा लगाया गया बल उन दोनों बल से अधिक है, मतलब घर्षण बल और वस्तु के भार वाले बल से अधिक है, तो यहाँ पर गति हमारी संभव है। देन अब ये हमारे पास है गैलीलियो, और गैलीलियो ने बहुत इसके लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है गति के नियम के लिए या गति के लिए। एक्चुअली गति के नियम तो न्यूटन ने बाद में एक्सप्लेन किए थे, लेकिन गैलीलियो गैलीली ने सबसे पहले इसी के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया था कि यदि कोई ऑब्जेक्ट हमारा चल रहा है तो कब तक चलता जाएगा। तो इन्होंने बहुत सारी वर्क किए, हर एक स्ट्रीम में इन्होंने एस्ट्रोलॉजी में भी काम किया। इन्होंने ही बोला था कि हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों ओर घूम रहे हैं। देन इन्होंने आर्किमिडीज के प्रिंसिपल को भी एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी योगदान किया। तो इन्होंने कुछ फेमस बुक्स लिखी हैं, लाइक द लिटिल बैलेंस, स्टारी मैसेंजर, डिस्कोर्स ऑन द फ्लोटिंग बॉडीज, लेटर्स ऑन द सन स्पॉट, लाइक दिस। तो ये वो बुक्स हैं जो आपकी बुक में दी है, आपकी एनसीईआरटी की बुक में कवर है, जो मेंशन है। देन इन्होंने जो भी काम किया इसके बेस के ऊपर जो हमारे इज़ैक न्यूटन हैं, इन्होंने मोशन के 3 लॉज दिए थे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ना सबसे पहले हम गैलीलियोस के एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखते हैं कि क्या है। अब गैलीलियो ने क्या किया कि हमारे पास अगर 2 इंक्लाइंड प्लेन है और इन दोनों इंक्लाइंड प्लेन की जो हाइट है वो हमारी बराबर है, और अगर हम एक बॉल को रखते हैं तो बॉल को रखा जाए तो इसका मतलब जब इस बॉल को यहाँ से ड्रॉप किया जाएगा तो ड्रॉप करने पे बॉल आएगी और वापस ये अपनी पुरानी पोजीशन पे आ जाएगी। अब ये देखिए, तो ये अगर ये तब तक आती जाएगी जब तक इसकी जो हाइट है यदि बराबर है, तो एंगल भी बराबर है, हाइट भी बराबर है, तो इसका मतलब इट कीप ऑन मूविंग। जैसी बॉल, अगर हम इसको दोबारा देखें, जैसे ये बॉल नीचे को आती है तो इसकी जो स्पीड है कहीं ना कहीं वो कम हो जाएगी, यहाँ पर कम हो जाएगी, यहाँ से फिर बढ़ने लगती, ऊपर को कम हो जाती, फिर वापस इट कीप ऑन मूविंग लाइक दिस। तो ये क्या करने की कोशिश करेगा, अपनी पुरानी हाइट अटेन करने की कोशिश करेगा। अब मान लीजिए इन्होंने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट को चेंज किया कि हमने क्या किया, इसका एंगल थोड़ा सा कम कर दिया और वो जो इंक्लाइंड प्लेन है वो हमने इंक्रीज कर दिया सो दैट इसकी जो हाइट है वो कहीं ना कहीं जाकर मैच हो जाए। अगेन द्वारा किया गया। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ तो डिस्टेंस कम था और यहाँ पर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। जब इस बॉल को ड्रॉप किया गया तो ये कब तक मूव की, जब तक कि इसने पुरानी हाइट द्वारा से अटेन की, मतलब इसके बराबर। तब ये क्वेश्चन हो गया कि इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट मोशन में है, जब तक इसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी, इट कीप ऑन मूविंग। अब क्या अगर इसे उल्टा कर दिया जाए तो तब भी ऐसे ही चलेगा। देखिए, अगर इसको हमने ड्रॉप की तो लाइक दिस, तो ये बॉल हमारे पास आ गई, वापस आई, फिर इस तरह से लाइक दिस। तो इसका मतलब इनका मेन लॉजिक क्या था कि हमारे पास ये जो हाइट है, अगर हाइट बराबर है वो तब तक वो मोशन में रहेगा। अब इसके बाद उन्होंने क्या किया कि इसका जो इंक्लाइन प्लेन और कम कर दिया एंगल, अब बॉल को छोड़ा गया। अब जब इसको ड्रॉप किया गया तो इट कीप ऑन मूविंग। अब ये बॉल लगातार चलती गई। अब अगर बॉल लगातार चलती गई, अब दोबारा देखिए, इसका मतलब ये कब तक चलेगी, ये तब तक चलेगी जब तक कि इसकी पुराने वाली हाइट इसको अटेन नहीं होती, और लेकिन हमें पता है कि यहाँ पर हाइट इसकी इक्वल नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या ये लगातार चलती रहनी चाहिए? गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग तो लगातार चलती रहनी चाहिए। इसका मतलब अगर आप एक बॉल को हिट करते हो तो क्या वो बॉल लगातार चलती रहेगी, कहीं जाके रुकेगी नहीं? लेकिन ऐसा नहीं होता। हमें पता है कि जब बॉल को हमने हिट किया तो कहीं ना कहीं जाके रुकी। अब इसी की बेस पे कंक्लूजन निकला। अब वो बॉल क्यों रुकी उसके बारे में भी हम पहुंचेंगे। गैलीलियो ने इसने कंक्लूजन क्या निकाला कि अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है और उसके ऊपर जो फोर्सेस बैलेंस्ड फोर्सेस हैं,
और कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है तब तक वो लगातार मोशन में रहेगा। अब देखिए, जब तक फोर्सेस बैलेंस्ड है, बैलेंस जो ऑलरेडी लगी हुई है उसके ऊपर, अगर अनबैलेंस का मतलब या तो उसकी मोशन को कम करने के लिए या मोशन को बढ़ाने के लिए, तो कुछ ना कुछ तो होगा। तो अगर अनबैलेंस फोर्सेस होंगी तो कहीं ना कहीं जाके बॉल हमारी रुक जाएगी। ओके, अब यही आपके पास दिया कि जब कोई बड़ा बल कार्य नहीं करता तो वस्तुएं निश्चित गति से चलती रहती है। लेकिन अगर हम वैसे बात करें कि बैलेंस फोर्सेस का मतलब स्टार्टिंग का डायग्राम देखें कि दोनों की बैलेंस थी, वहां पे मोशन नहीं था, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट था कि वो ऑलरेडी मोशन में है। अब दो चीजें आई कि अगर बैलेंस फोर्सेस है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही है, अगर मोशन में है तो मोशन में ही है, तो मतलब बिकॉज ड्यू टू द बैलेंस फोर्सेस। तो इसी के बेस पे न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ चल बनाया था। देन लॉ ऑफ इनर्शिया हमारे पास आएगा इसी के ऊपर कि अगर बैलेंस फोर्सेस हैं तो दे रिमेन इन दियर स्टेट। अब बॉल हमारी क्यों रुकी? बॉल इसलिए रुकती है कि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगती है, दैट इज अ फ्रिक्शनल फोर्स। अब इसी के साथ आज के इस वीडियो में जो हमने किया, फोर्सेस, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, बैलेंस फोर्सेस एंड अनबैलेंस फोर्सेस, और साथ में हमने किया गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट। और इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।